हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। और इस चैप्टर का हमने 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने जाना था कि प्लेटों की हलचल से जो जो स्थल भाग होता है पृथ्वी का, जो परपट्टी होती है उसमें जो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों की हलचल से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, कुछ क्रियाएं होती हैं पृथ्वी के अंदर, तो भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सारी चीजें, और पर्वतों का निर्माण, ये सारा हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। सेकंड पार्ट में हम देख रहे थे अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के अंतर्गत हमने नदियों के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। अभी इसी अपर्दन और निक्षेपण जो क्रियाएं हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे समुद्री तरंगों के कार्य और हम देखेंगे पवनों के कार्य। ठीक है, तो देखो ये साइड में जो लगा हुआ है, इससे भी आप देख सकते हैं कि हमने ये 2 चीज पहले कंप्लीट कर ली है। ठीक है, सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। ये वाला एरिया जो आपका, जो पृथ्वी के अंतः बल के कारण होता है, जो पृथ्वी के बाह्य बल के कारण होता है, उसमें हमने नदी और बहता हुआ जल कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, आज समुद्री तरंगे और पवन देखेंगे। ठीक है, अगर आपने इसके वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 प्लेलिस्ट की लिंक डली हुई है, एक एमसीक्यू एक थ्योरी। आपको एमसीक्यू या थ्योरी जो भी देखना है, आप उन दोनों प्लेलिस्ट पर क्लिक कर देख सकते हैं। उन दोनों प्लेलिस्ट पे ना केवल आपको 7th क्लास की ज्योग्राफी मिलेगी, बल्कि 6th और 8th की भी ज्योग्राफी उन्हीं प्लेलिस्ट में मिलेगी, तो आप देख सकते हैं। और अगर आपने ये सारी प्लेलिस्ट भी नहीं देखी है 6 से 10 तक की एसएसटी एनसीईआरटी की, तो आप इन सबको भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करना पड़ेगा, उसमें प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्लास के अनुसार वीडियोस देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं कि समुद्री तरंगों से क्या क्या कार्य होते हैं। देखो, जो समुद्र की जो तरंगे होती हैं वो चलती रहती हैं, ऐसे मूव करती रहती हैं। ठीक है, समुद्र में क्या होता है, जो समुद्र का पानी होता है वो कई तरह से मूव करता है। ठीक है, उसमें से एक क्या है, ज्वार और भाटा। एक होता है लहरें, एक होता है ज्वार भाटा, एक होती है तरंगे। ठीक है, तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जो हमारे सिलेबस में चैप्टर में दे रखा है उसी में जाएंगे। तो जब लहरें ऊपर आती हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, ज्वार। जब लहरें समुद्र में अंदर की तरफ जाती हैं उसको बोलते हैं भाटा। ठीक है, तो जो लहरें आ रही हैं और नीचे जा रही हैं, उनकी वजह से जो समुद्र है उसके तट पर बहुत ज्यादा अपर्दन होता है और निक्षेपण भी होता है। तो अब देखते हैं कि किस तरह से अपर्दन होता है और किस तरह से निक्षेपण होता है। ठीक है, अब मान लीजिए, एक मिनट, पेन चेंज कर लेती हूँ, ब्लैक। हाँ, अब देखिए, मान लीजिए ये आपके समुद्र का किनारा है। ठीक है, ये क्या है, आपके समुद्र का किनारा है, यानी बीच है। अब यहाँ से तरंगे आ रही हैं, सॉरी धाराएं आ रही हैं, जल जल की धाराएं आ रही हैं। ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, इस पर बार बार आके टकरा रही हैं, ऊपर आके क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। अब जब कोई भी जल, ठीक है, मिट्टी पर बार बार टकराएगा, तो छेद होना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर हल्का हल्का सा छेद हो जाएगा। तो ये जो तट है ये कैसा हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगी, थोड़ी सी दरार पड़ जाएगी। जब रोज पानी आ रहा है, और रोज नहीं, हर समय जब पानी आ रहा है और बार बार इसको टक्कर मार रहा है, ठीक है, तट को टक्कर मार रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पर दरार पड़ जाएगी। ठीक है, उस दरार को हम क्या बोलते हैं, उस दरार को हम बोलते हैं भृगु। ठीक है, तो ये जो धाराएं हैं ये क्या कर रही हैं, ये इस तट को तोड़ रही हैं बार बार, तो ये इस तरह की दरार इनमें पड़ रही है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे भृगु। ठीक है, कैसी भी हो सकती हैं, इधर को भी गिर सकती हैं, इधर को भी गिर सकती हैं, मतलब दरार पड़ गई। जब ये दरारें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा। तो इनका रूप कैसा होता है, इस तरह का होता है। ठीक है, अब ये किस में चेंज हो गई, देखो ये थे भृगु, अब ये क्या बन गई, समुद्री गुफा। ज्यादा काट दिया, पानी अब रोज आ रहा है, थोड़ा सा छेद हो जाएगा मिट्टी में, और बार बार उसमें पानी डालते रहोगे तो वो छेद बड़ा होता रहेगा। आपको पता है, कोई भी मट्टी खड़ी है ऐसे, ठीक है, अब रोज उसमें पानी ऐसे जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, बार बार स्पीड से जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, दरार हो जाएगी। जब ये दरारें बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि अब एक बार होल हो गया मिट्टी में, तो पानी वहां जाता ही रहेगा। जब पानी जाता रहेगा तो होल बड़ा हो जाएगा, यानी कि छेद बड़ा हो जाएगा। जब छेद बड़ा हो जाएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम समुद्री गुफा। ठीक है, अब देखो यहाँ से भी बन गई समुद्री गुफा और यहाँ से भी बन गई। ठीक है,
ठीक है, ये एक दरार थी पहले, उसको हम क्या बोल रहे थे, भृगु बोल रहे थे। फिर ये दरार जब बड़ी हो गई तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, समुद्री गुफा। अब फिर पानी और आ रहा है, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या होगा कि ये जो गुफाएं हैं ये बहुत बड़ी बन जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये जो तट था इसको तोड़ती हुई ये इस तरह की बन जाएंगी, गोल गोल, ठीक है। ये कैसी बन जाएंगी, ये इस तरह की गोल गोल बन जाएंगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, मेहराब। क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे तटीय मेहराब, ठीक है। मेहराब बना के जो मुगल काल के जो शासक थे इस तरह से अपनी इमारतें बनाते थे ना, देखो इस तरह से बनाते थे ना, ऐसे गुम्बद, और इस तरह से उनका चौखट होती थी, इस तरह से उनका दरवाजा होता था, ठीक है। तो ये वही है मेहराब, ठीक है। तो क्या बनता है, जब ये गुफाएं बड़ी हो जाती हैं तो ये किसका रूप धारण कर लेती हैं, मेहराब का, ठीक है। इस तरह से गोल हो जाती है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, तटीय मेहराब। अब ये मेहराब भी क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, बार बार पानी आ रहा है तो मेहराब बड़े हो रहे हैं। तो यहाँ की मिट्टी हट जा रही है, यहाँ की मिट्टी हट जा रही है, ठीक है। ये बड़े होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इस तरह से यहाँ से मिट्टी ये हटती जा रही है। तो ये मेहराब कितने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, ठीक है। कितने बड़े हो गए, ये मेहराब हो गए इतने बड़े, ठीक है। तो किस कैसी आकृति बन जाती है, इस तरह की आकृति बन जाती है। यानी कि ये जब गुफाएं बड़ी होती हैं तो इस तरह की आकृति बन जाती है। इस तरह की आकृति बन गई, मतलब यहाँ तक तो पानी घुस रहा है, ठीक है। यहाँ तक तो पानी घुस रहा है, यहाँ भी पानी घुस रहा है, लेकिन यहाँ पानी नहीं घुस रहा, क्योंकि ये जो है ये खड़ा है स्तंभ की तरह, मतलब एक तरह से एक खंबे की तरह बन जाता है। इस खंबे की जो आकृति बन जाती है, ठीक है, ये जो मिट्टी की सी जो आकृति बन जाती है, ये इस तरह से खड़ा आपको दिखाई देगा पानी के बीचों बीच, ठीक है। अभी हम देखेंगे स्क्रीन पर इसको भी। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेक। इसको क्या बोलते हैं, स्टेक, ठीक है। अब हम देखते हैं स्क्रीन पर, आइए देख लेते हैं किस तरह से है। तो सब हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करा ही था, आपको मैंने बता दिया, ये पृथ्वी की गतियां वगैरह ये सब सारी चीजें देख ली थी, ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने जाना था नदियों के कार्य के बारे में, है ना। ये नदियों के कार्य देखे थे हमने सेकंड पार्ट में, ठीक है। ये सारी चीजें डिस्कस कर ली थी। अब हम देख रहे हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पार्ट थ्री में हम डिस्कस कर रहे हैं समुद्री तरंगों के बारे में, यानी कि जो समुद्र का जो पानी है उसकी जो तरंगे हैं वो किस तरह से कौन कौन सी आकृति बना रही है। आइए देखते हैं। समुद्री तरंगों के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती हैं, ठीक है। लगातार क्या है, वो सैलों से टकरा रही है, जिससे दरार विकसित होती है, ठीक है। जिससे क्या हो रही है, दरार विकसित हो रही है। देखो ये एक दरार पड़ रही है ना इस तरह का, ये कभी पूरा की पूरी चट्टान रही होगी इतनी बड़ी, ठीक है। ये इतनी बड़ी पहले कभी चट्टान रही होगी, ठीक है। अब ये टूट टूट के इस तरह से आकृति बनी है उसकी। अब देखो किस तरह से बनी है। तो नेक्स्ट है इसमें, जिससे दरार विकसित होती हैं। समय के साथ साथ ये दरारें बड़ी होती रहती हैं और इनको हम क्या बोलते हैं, समुद्री गुफा बोलते हैं। दरार को क्या बोलते हैं, भृगु बोलते हैं, मैंने आपको बताया अभी। दरार को क्या बोलते हैं, भृगु बोलते हैं। जब ये दरारें बड़ी हो जाती हैं, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी होगी तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, समुद्री गुफा बोलते हैं, ठीक है। और इन गुफाओं में बहुत सारे जीव रहते हैं, समुद्री जीव जो होते हैं वो इन गुफाओं में रहते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर इसमें दे रखा है, इन गुफाओं के बड़े हो जाने पर इसमें केवल छत ही बच जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर ये बहुत छोटा दे रखा है, जबकि मेहराब कहाँ तक होना चाहिए, ये मेहराब इतना होना चाहिए, इन्होंने काफी छोटा दे रखा है, ठीक है। तो जब इसमें छत ही बचती है तो ये क्या होता है, मेहराब, तटीय मेहराब बनते हैं, ठीक है। कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, जब साइडों से पानी घुसने लगता है तो लगातार अपर्दन छत को तोड़ देता है, ठीक है। ये जो छत है, ठीक है, ये जो मैंने बनाई है, ये जो छत है, ये जब टूट जाती है तो क्या होता है, दीवार जैसी एक इन आकृति को क्या बोलते हैं, स्टेक बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको साइड में दिख रहा है ना। क्या हुआ होगा, कभी कभी क्या हुआ होगा कि पानी आया होगा और यहाँ से इस चट्टान को यहाँ से इसने तोड़ दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कोई एक चट्टान होगी, उसको भी इसने तोड़ दिया होगा, तो क्या बच गया है, एक खंबा सा खड़ा हुआ बच गया है। किसकी वजह से, पानी की वजह से। तो यहाँ से इसने तोड़ दिया, ये दिख रहा है ना, यहाँ पे पानी बीच में घुसा हुआ, तो यहाँ से तोड़ दिया और यहाँ से भी तोड़ दिया होगा मेहराब बन बन के, तो क्या बच गया, स्टिक बच गया, ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्री जल के ऊपर ऊपर भाग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे तटीय सैलों को क्या बोलते हैं, समुद्री भृगु बोलते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद अवसाद जमाकर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। देखो पुलिन क्या होता है, पुलिन होता है कि जो नदियां आ रही हैं, देखो ऊपर आपने देखा कि नदियां आ रही हैं, अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने
डेल्टा बनाया, ठीक है। अब डेल्टा बना दिया तो क्या, अब ये अपने साथ साथ बहुत सारे अवसाद भी तो लेके आ रही है, ऊपर से मिट्टी भी लेके आ रही है पहाड़ों से, ठीक है। अब ये समुद्र में जब मिल रही है तो ये क्या कर रही है, समुद्र के किनारे पर मिट्टी को छोड़ रही है, ठीक है, बालू को छोड़ रही है। कई बार क्या होता है, जो समुद्री तरंगे हैं जो अंदर से समुद्र में से आ रही हैं, वो क्या कर रही है, अंदर से मिट्टी वगैरह कुछ लेके आई और उन्होंने क्या किया, यहाँ तट पे छोड़ दिया। तो तट यानी कि बीच, ठीक है। समुद्र का जो बीच होता है वो कैसा होता है, पूरा की पूरा बालू से भरा हुआ होता है। अब वो बालू आ कहाँ से रही है, कुछ नदी लेके आ रही है और कुछ समुद्र का पानी, ठीक है। तो यहाँ से बालू आ रहा है। जैसे आपको दिख रहा है ना ये नीला नीला सुंदर सुंदर सा पानी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इस गलत फहमी में मत रहना कि इतना सुंदर होता है बीच, बिल्कुल नीला नीला पानी होता है, साफ सुथरा होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो टीवियों में दिखाया जाता है ना नीला नीला, और किताबों में दिखाया जाता है, जो टीवियों में दिखाया जाता है ना, शूटिंग होने से पहले तट की पूरी अच्छे से सफाई होती है, ठीक है। पानी वगैरह सब कुछ साफ करा जाता है कई दिन पहले जाके, तब वहां शूटिंग होती है और वो आपको दिखाई जाती है। जो नॉर्मल लोग वहां पर घूमने जाते हैं ना, तो उनसे कभी पूछना, यहाँ पर पिन्नी वगैरह सब कुछ पड़ा रहता है, कचरा, ठीक है। जैसे हम लोगों को क्या आदत है गंदी, घूमने जाएंगे कहीं भी, कुछ खाएंगे पियेंगे, वहीं कचरा फेंक देंगे, तो सारा की सारा कचरा होता है। जब आप बीच पर जाएंगे ना, तो जब समुद्र की लहरें आ रही होती हैं और आपके पैरों को छू रही होती हैं, तो बहुत सारा कूड़ा आपके पैरों में जम जाएगा 5-10 मिनट में, ठीक है। तो इतना साफ होता नहीं है जितना दिख रहा है, बिल्कुल पानी जो होता है वो ऐसे ही होता है जैसे आप नदियों में नहाते हैं, नदियों का पानी में तो थोड़ी बहुत मिट्टी होती है ना नदियों के पानी में, ऐसे ही समुद्र का होता है, बल्कि उनसे ज्यादा गंदा होता है, क्योंकि नदियां भी अवसाद ला रही हैं और कुछ इंसान भी गंदगी फैला रहे हैं उसकी वजह से, ठीक है। तो उससे क्या, किसका निर्माण होता है, समुद्री पुल का निर्माण होता है ना। उससे किसका निर्माण होता है, उससे निर्माण होता है समुद्री पुल का, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं पवनों के कार्य। पवनें किस तरह से कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये भी निक्षेपण और अपर्दन के अंतर्गत आता है। आपने वहां पर देखा समुद्र में क्या हो रहा था, बार बार तोड़ रहा था तो क्या हो रहा था, अपर्दन हो रहा था, ठीक है। बार बार जो पानी है वो मिट्टी को तोड़ रहा था तो क्या हो रहा था, अपर्दन हो रहा था, ठीक है। और मैंने आपको बताया पुलिन के बारे में, पुलिन किसका उदाहरण है, पुलिन किसका उदाहरण है, पुलिन है आपके निक्षेपण का उदाहरण। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब देखो पवनें किस तरह से निक्षेपण और अपर्दन करती हैं, ठीक है। पवनें जो होती है वो मेन रूप से जो काम करती हैं वो करती हैं रेगिस्तान में, है ना। पहाड़ों पे भी होती है, वैसे तो हर जगह काम करती हैं पवनें। क्या करती हैं, मिट्टी को एक स्थान से ले जाके दूसरे स्थान पर छोड़ देती हैं। आपने देखा होगा कि मई के लास्ट में या जून के लास्ट में क्या होता है, आंधी चलती है, ठीक है। आंधी से मतलब है हवा आ रही है और हवा के साथ साथ धूल भी आ रही है, धूल भरी आंधियां चलती हैं, ठीक है। जब धूल भरी हुई आंधी हुई चलती है तो कहीं ना कहीं से तो मिट्टी उसने उठाई होगी हवा ने, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर वो छोड़ेगी भी, ऐसा तो नहीं है कि उड़ा के कहीं कहीं से कहीं तक ले जाएगी, कहीं ना कहीं तो वो मिट्टी छोड़ेगी। कई बार आपने देखा होगा जैसे आंधी आती है, जब सुबह को आपकी मम्मी झाड़ू लगाती है तो बहुत सारी मिट्टी निकलती है। वो किसकी वजह से निकलती है, इसी वजह से निकलती है कि वो कहीं से मिट्टी लेके आई है, उन्होंने अपरदन किया है मिट्टी का और आपके घरों में निक्षेपण कर दिया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, ये जो निक्षेपण होता है, अब ये तो बहुत छोटी बात हो गई कि आंधी चली रात को और सुबह को आपके घर आंगन में सारी में मिट्टी मिट्टी हो गई, फिर आप झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई एक छोटी क्रिया निक्षेपण की। ये जब बड़ी मात्रा में होता है तो बहुत ज्यादा जो आकृतियां हैं उन पर इफेक्ट पड़ता है। देखो वो कैसे पड़ता है, जैसे रेगिस्तान में जब पवनें चलती हैं, ठीक है, जब तेजी से पवनें चलती हैं तो वो क्या करते हैं, अब रेगिस्तान में तो रेत है पूरा, ठीक है, मिट्टी तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं तेज हवा आएगी तो थोड़ी बहुत मिट्टी उड़ा के ले जाएगी। जब तेज हवा आएगी तो खूब सारी जो रेत है उसको उड़ा के ले जाती है। वहां पर क्या होता है, जैसा हमारे यहाँ पर आंधी होती है तो हमारे यहाँ पे ऐसी कुछ चिंता की बात नहीं होती, ठीक है, आंधी चल रही है कोई बात नहीं है। वहां पर क्या होता है, वहां पर आते हैं रेतीले तूफान, ठीक है, तूफान आते हैं, मतलब आंधी आ रही है, बहुत सारा रेत अपने साथ ला रही है, तो उससे क्या होता है कि वो उस आंधी से लोगों को बचना होता है। अगर वो उससे अपना बचाव नहीं करेंगे तो वो जितना भी रेत है वो उनके फेफड़ों में घुस जाएगा, सांस लेंगे तो वो अंदर घुस जाएगा और फेफड़े खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और ये इतने खतरनाक होते हैं जो पवने होती हैं रेगिस्तान में, कि वहां पर मवेशियों की मृत्यु भी हो जाती है, लोगों की भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब जैसे गाय भैंस बन रही हैं, लोगों को तो पता है कि आंधी आ रही है या रेतीला तूफान आ रहा है तो अपने आप को कवर कर ले, अपने मुंह को कवर कर ले, ठीक है, कि 10-5 मिनट में ये जो तूफान है शांत हो जाए, इतनी देर हम मुंह को कवर कर लेंगे तो फेफड़े में बहुत ज्यादा मिट्टी नहीं घुसेगी। अब मवेशियों को नहीं पता, ठीक है, ऊंटों को नहीं पता, गाय भैंस बकरियों को नहीं पता, तो वो अपने मुंह को कवर नहीं कर पाते, तो क्या करते हैं, वो सांस के जरिए उस
वो जितना भी वो रेत होता है उसको ले लेते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। और कई बार ऐसा हुआ है, अमेरिका में भी हुआ है, भारत में भी हुआ है और कंट्रीज में भी हुआ है। ठीक है, तो जब तूफान चलते हैं, जब पवनें चलती हैं तेज से, तो वो क्या करती हैं, एक जगह से रेत को उठा के दूसरी जगह इकट्ठा कर देती है ना। उसी में एक उदाहरण है छत्रक सहल। मान लीजिए यहाँ यहाँ कुछ रेत है, ठीक है, अब पवनें आ रही हैं, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ कुछ रेत है, ठीक है, अब पवनें आ रही हैं इधर से बहती हुई, तो इसको बार बार इसको उड़ा के ले जा रही हैं और यहाँ पर जमा कर रही हैं। ठीक है, यहाँ से उड़ा के ले जा रही हैं। कुछ देर बाद आपको क्या मिलेगा कि ये जो है ना, ये जो गोल गोल सा था, ये कट जाएगा हवा की वजह से और ये इतना ही रह जाएगा। ठीक है, तो पवनें आ रही हैं और दूसरी जगह जमा कर रही हैं, तो कई बार कैसी आकृति बन जाती है, इन्हीं पवनों की वजह से इस तरह की आकृति बन जाती है, मशरूम के जैसी। ठीक है, मशरूम देखा है ना, इस तरह का मशरूम होता है, मशरूम के जैसी, कि जब हवाएं जो हैं वो तेज गति से चल रही हैं, है ना, तेज गति से चल रही हैं, नीचे की तरफ चल रही हैं, तो हवाएं यहाँ से इस धूल यहाँ से इस मिट्टी को हटा रही हैं और यहाँ पे आके जमा दे रही हैं। यहाँ से तेजी से जा रही हैं, इनको रास्ता नहीं मिल रहा तो ऊपर चढ़ जा रही हैं और यहाँ पर जमा कर रही हैं। जब इस तरह की आकृति बनती है तो उसको क्या बोलते हैं, हम छत्रक सैल बोलते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, ये क्या करती हैं, बालू टिब्बा का निर्माण करती हैं, यानी कि यहाँ पर कोई पहाड़, यहाँ पर कोई रेत का स्थान है, अब यहाँ से पवनें आ रही हैं और यहाँ से मिट्टी लेके जा रही हैं और यहाँ पर क्या कर रही हैं, दूसरी तरफ जब वो मिट्टी लेके आ रही है तो यहाँ पर एक इस तरह का दूसरा पहाड़ खड़ा कर दे रही है। ठीक है, क्या कर रही है, दूसरा पहाड़ खड़ा कर दे रही है, इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। ठीक है, बालू टिब्बा यानी कि बालू का ढेर। ठीक है, इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। नेक्स्ट इसमें दिया गया है लोअस। ठीक है, लोअस क्या होता है कि जब पवनें आ रही हैं और अपने साथ धूल लेके आ रही है, ठीक है, ये कई सालों की क्रिया होती है, ये तो आपको कुछ दिनों में ही मिल जाएगा, छत्रक सैल भी मिल जाएंगे, बालू टिब्बा भी मिल जाएगा। गर्मियों में जब वहां हवा चलती है तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि आप कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि आज जो पहाड़ आपको दिख रहा है, कल हवा चलेगी वो पहाड़ खत्म। जो आज आपको प्लेन दिख रहा है, कल हवा आई वहां पर एक पहाड़ जैसा बना दिया, तो वहां का जो स्थल भाग है वो परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, वहां के लोग ही पता कर सकते हैं कि वो कहाँ चल रहे हैं, कहाँ है, किस दिशा में चल रहे हैं। आप लोग तो पता कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि वहां आकृतियां रोज बदलती रहती हैं, मेनली गर्मियों में। ठीक है, जब हवा चलती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लोएस। लोएस क्या है कि जब ये अपर्दन की क्रिया, ये जो हवाएं हैं ये उड़ा के अपने साथ मिट्टी ले जा रही हैं, और जब ये बहुत दूर जाके उसको छोड़ती हैं उस मिट्टी को, ठीक है, कोई ना कहीं तो ऐसा होगा कि जो हवाएं हैं, जो पवनें हैं वो शांत हो जाएंगी। जब पवनें शांत हो जाएंगी, धीरे गति से हो जाएंगी, तो वो जो मिट्टी लेके आ रही है अपने साथ वो वापस छोड़ेंगी। ठीक है, कहीं तो छोड़ेंगी। तो इसी से क्या होता है, बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है। और ये क्या करती हैं, ये बहुत महीन मिट्टी लेके उड़ती हैं। ठीक है, वो जो मिट्टी होती है, जो बहुत महीन मिट्टी होती है, वो होती है चिकनी मिट्टी। ठीक है, वो होती है उपजाऊ मिट्टी। तो ये क्या करती हैं, कहीं रेगिस्तान से मिट्टी ली इन्होंने और कहीं दूसरी जगह जाके छोड़ दी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है लोएस। तो इसको क्या बोलते हैं, लोएस का मैदान। समझ में आ गई ना, कि रेगिस्तान में कहीं से उन्होंने मिट्टी ली, ठीक है, और कहीं बहुत सारे किलोमीटर आगे तक उसको उड़ा के ले गई, और जब वो महीन कण है वहां पर उन्होंने जाके छोड़ दिए। ठीक है, तो वो क्या होता है, उपजाऊ होते हैं। अब हम देखेंगे आपके स्क्रीन पर कि आपकी एनसीईआरटी इसके बारे में क्या करिए, आइए देखते हैं। देखिए, हमने बोर्ड पर जाना, पवनों के क्या कार्य होते हैं, किस तरह से कार्य करते हैं। अब देखो, हम देखते हैं कि एनसीईआरटी इस पर क्या कह रही है। ठीक है, पवनों के कार्य, पवनें किस तरह से कार्य करती हैं। एक मिनट, पवनें किस तरह से कार्य करती हैं। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है, बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बालू टिब्बे के कुछ चित्र क्या है, इकट्ठे करने की प्रयास कीजिए। नेक्स्ट है इसमें, रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारण है। ठीक है, रेगिस्तान में क्या करती हैं, पवनें अपर्दन भी करती हैं और निक्षेपण। अपर्दन का मतलब है मिट्टी काट कर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रही है, तो वो क्या कर रही है, अपर्दन, और जहां पर जमा कर रही है निक्षेपण। अब जैसा आज यहाँ आपको पहाड़ दिख रहा है, ठीक है, आप घूमने गए, यहाँ पर आपको पहाड़ दिख रहा है, कल कल को या रात को ही तूफान आया, ठीक है, पवन आई तेजी से, इस पूरी मिट्टी को यहाँ से हटा देगी। ठीक है, यहाँ से ये समतल सा दिखेगा और कहीं यहाँ पर इस तरह की पहाड़ी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह की एक पहाड़ का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से सारा जो रेत है यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पर, तो यहाँ से हट गया तो क्या बोलेंगे, अपर्दन।
यहाँ पर आके जम गया, एक पहाड़ी बन गई, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे निक्षेपण। निक्षेपण माने जमा होना, इकट्ठा हो जाना। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिसे सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। मैंने आपको बोर्ड पर बता दिया छत्रक सेल किसको बोलते हैं, मशरूम के आकार के होते हैं, ठीक है, देखने में मशरूम जैसे लगते हैं। पवने सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती हैं। पवने क्या करती हैं, ऊपरी भाग को नहीं काट पाती हैं, लेकिन अंदर अंदर काट लेती हैं। अब देखो, आप देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी दरार है, क्या ये ऊपर से नहीं उड़ा पा रही है मिट्टी को, लेकिन अंदर घुस रही है पवने, अंदर से मिट्टी को लेके और ऊपर छोड़ रही है, या फिर यहाँ से अंदर से काट के यहाँ से मिट्टी को ले जा रही है और कहीं और जाके छोड़ रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनते हैं, छत्रक सेल बनते हैं। नेक्स्ट है, इसलिए ऐसे सेलों के आधार सिकुड़न एवं शीर्ष विस्तृत होता है। यानी क्या होता है, जो ऊपर से तो बड़ा दिखेगा, लेकिन साइड से क्या है, कटा हुआ मिलेगा, ठीक है। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देती है। जब पवनों का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी की तरह बन जाता है, ठीक है। वही चीज मैंने बताई कि यहाँ से उठाकर ये क्या कर देगा, यहाँ ला देगा, ठीक है, या यहाँ से उठाकर यहाँ ला देगा। ये जो दरार पड़ रही है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से उठा रही है पवने, ठीक है, मिट्टी को कहाँ, कहीं और जाके जमा कर रही है, और किस वो कैसे लग रहा है, छोटी पहाड़ी के रूप में लग रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बालू टिब्बा कहते हैं, ठीक है। देखो, पहाड़ क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको हम पहाड़ इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि पहाड़ जो होते हैं वो स्थायी होते हैं, वो अपने स्थान पर ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे, है ना। जैसे आप हिमालय के बहुत सारे पहाड़ पर्वतों को देखते हैं, वो स्थायी रहते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। लेकिन ये क्या है, बालू टिब्बा क्या है, आज दिख रहा है, कभी आंधी तूफान आया, फिर ये कल हट जाएगा, तो ये बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, इसको हम बालू टिब्बा बोलते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है, ठीक है। बहुत छोटे कणों को, ठीक है, बहुत महीन कणों को, जब ये कण बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित होते हैं, यानी कि हल्की जो हवा है वो हल्के कणों को ले जा रही है और कहीं और जाके छोड़ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम लोएस बोलते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेपित पाए जाते हैं, क्योंकि चीन में बहुत बड़े रेगिस्तान है, ठीक है। चीन का जो एरिया है उसमें बहुत ज्यादा रेगिस्तान पाया जाता है। हमारे भारत में तो एक छोटा सा एक राज्य, छोटा सा भी नहीं, मतलब ठीक ठाक राज्य है राजस्थान, उसमें पाया जाता है रेगिस्तान। जबकि जो चीन है उसमें बड़ी मात्रा में रेगिस्तान पाया जाता है। तो वहां पर इस तरह की क्रियाएं होती रहती हैं, और जो रेगिस्तान की जो मिट्टी है, जो महीन कण है, ठीक है, उसको उठा के वो दूसरी जगह ले जाते हैं और उससे लोएस बनते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट जो आपको पार्ट देखने को मिलेगा, नेक्स्ट जो वीडियो देखने को मिलेगी, वो आपको एमसीक्यू की वीडियो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको सारी वीडियो सीरियल से मिल जाए देखने के लिए, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो को प्लीज़ जरूर से लाइक करके जाना। जो भी फ्रेंड आपके एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उन सभी फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना, प्लीज़ लाइक करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।